हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ITR 1 और ITR 4 दोनों ही ITRs ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हैं और आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन अपने ITR फाइल करने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, 26AS स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है और दूसरा, अपने AIS स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। आप जो भी ITR फाइल करेंगे वो आपकी AIS और 26AS दोनों के साथ मैच करनी चाहिए। आपका पैन नंबर और आपका आधार नंबर दोनों ही के बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं कि आपको कहां कहां से इनकम रिसीव हो रही है और ये सारी इनकम्स आपकी AIS में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी ITR फाइल कर रहे हैं वो आपकी AIS स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए, वरना आ जाएगा आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस। ITR फाइलिंग कैसे की जाती है आज के वीडियो में सीखेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप कुछ बेसिक बातें जान लें ITR 4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जानते हैं कि ITR 4 कैसे फाइल की जाती है। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लें। ITR 4 बेसिकली बिजनेस पर्सन्स के लिए है या फिर प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस का मतलब होता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन आप एक फिक्स परसेंटेज अपना प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट दिखा देते हैं ITR में, इतना हमको प्रॉफिट हुआ है, और उसी के बेस पर आप अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। तो ITR 4 फाइल करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसके बाद अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या फिर फर्म हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी हैं तो आप ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ फर्म्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए और HUF के लिए है। इसके बाद बात करते हैं टर्नओवर लिमिट की। अगर आपका बिजनेस है, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप रिटेलर हैं, चाहे आप होलसेलर हैं, अगर आपका टर्नओवर जो आपकी सेल प्रोसीड्स हैं वो 2 करोड़ रुपए से कम की हैं तो आप ITR 4 को चूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ITR 3। और अगर आपका प्रोफेशन है, जैसे कि आप आर्किटेक्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, तो अगर आपकी ग्रॉस रिसिट्स, जो भी आपको पैसा रिसीव होता है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो चेक से हो, ऑनलाइन मोड में हो, जो भी आपकी ग्रॉस रिसिट्स हैं वो आपकी 50 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, तो आप ITR 4 को चूज़ कर सकते हैं। ITR 4 चूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करनी है या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आप कुछ फिक्स परसेंटेज एज अ प्रॉफिट अपना दिखा के ITR फाइल कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस पर यहाँ पर ITR फाइल की जाती है। प्रिजम्पटिव बेसिस का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर अपने प्रॉफिट्स को डिक्लेयर किया जाता है। प्रॉफिट यहाँ पर कितना डिक्लेयर करना है उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन के अंदर। सेक्शन 44 AD जो कि बिजनेस पर्सन्स के लिए है, वहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका बिजनेस है और आपकी जो सेल प्रोसीड्स हैं वो अगर आपकी इंटायरली पूरी तरह से कैश में हैं तो आपको कम से कम उसका 8% एज अ प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। 8% से नीचे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। 8% से ऊपर चाहे आप कितना भी प्रॉफिट दिखा सकते हैं और उसी प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होगा। और अगर इन केस आपकी जो सेल प्रोसीड्स हैं वो आपकी डिजिटल मोड से हैं, यानी कि ऑनलाइन मोड से हैं, चेक है, DD है या नेट बैंकिंग है, कोई भी ऑनलाइन मोड से हैं, तो आप कम से कम 6% वहाँ पर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे। 6% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 6% से नीचे हुआ तो आप ऑडिट में कवर हो जाएंगे और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो 6% के ऊपर आप कितना भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उसी के बेस पर आप अपना इनकम टैक्स पे करेंगे। तो ये था बिजनेस पर्सन्स के लिए, जहाँ पर कि 6% और 8% की लिमिट है अकॉर्डिंग टू योर मोड ऑफ रिसिट्स। जैसी भी आपकी रिसिट्स हैं, कैश में हैं या ऑनलाइन मोड से हैं। इसके बाद आता है प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो सेक्शन 44 AD में आप कवर होते हैं और यहाँ पर कहा गया है कि जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसिट्स हैं उसका कम से कम आप 50% एज अ प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे। यानी कि अगर आपको 4 लाख की ग्रॉस रिसिट्स आ रही हैं तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए वहाँ पर एज अ प्रॉफिट डिक्लेयर करना है और उसी के ऊपर आप टैक्स देंगे।
50% से नीचे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। 50% के नीचे डिक्लेयर करेंगे तो आप ऑडिट में कवर हो जाएंगे। 50% के ऊपर या फिर 50% आप कितना भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उसी के बेस पर आप अपना ITR 4 फाइल कर देंगे और अगर कोई टैक्स बनता है तो टैक्स पे कर देंगे। तो ये कुछ कॉमन बातें थी ITR 4 के बारे में। इसके साथ ही अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं और FNO में ट्रेड करते हैं या फिर आप एज अ इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और वहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या फिर आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है और वहाँ का आप कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दिखाना चाहते हैं, तब आप ITR 4 को फाइल नहीं करेंगे, तब आप ITR 3 फाइल करेंगे, क्योंकि ITR 4 में कैपिटल गेन या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी कॉलम नहीं है। तो ITR 4 में आप सैलरी दिखा सकते हैं और बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम दिखा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखा सकते हैं। चलिए चलते हैं अब इनकम टैक्स साइट पर और देखते हैं कि ITR 4 को ऑनलाइन मोड में कैसे फाइल करना है। सबसे पहले हम अपने होम पेज पर आ जाते हैं, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड पर मिलता है लॉगिन का बटन। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अपना पैन नंबर देंगे और पासवर्ड देंगे तो हम सीधे डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर हमें मिलता है फाइल नाउ का ऑप्शन। सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर, जो कि है 23-24। ऑनलाइन मोड कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आएंगे, इंडिविजुअल और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अब हम ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, जो कि है ITR 4। प्रोसीड विद ITR 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ये ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ हम अदर्स पर क्लिक कर लेते हैं और कंटिन्यू करेंगे। ओके। अब सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम आता है, जहाँ पर कि आपकी सारी प्रोफाइल डिटेल्स हैं। आपका नेम, पैन नंबर, आपका आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी बैंक की डिटेल्स। तो सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कॉलम को कंफर्म करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम अदर्स की कैटेगरी को चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। क्या आपने पहले कभी न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट किया है? तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर येस या नो चूज़ कर सकते हैं। हमने नहीं किया है तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद पूछेगा कि क्या आप इस वाले साल में न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं? नहीं, नॉट ऑप्टिंग। इसके बाद पूछेगा वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव SSC। क्या किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये ITR फाइल की जा रही है? यहाँ पर नो कर देंगे, क्योंकि हम सेल्फ फाइल कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स है, जिसमें कि किसी भी एक अकाउंट को आपको यहाँ रिफंड के लिए सेलेक्ट करना है। तो कोई भी अकाउंट जो भी आपका वैलिडेटेड हो उसे आप एज अ रिफंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे कंफर्म कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंफर्म्ड हो गई हैं और यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। अब आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पर। यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर सैलरी एग्जेम्पशन से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी सैलरी इनकम देनी है। अगर बिजनेस के साथ साथ आपकी कहीं से सैलरी भी आती है तो आप यहाँ पर सैलरी के लिए इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं। तो आप फॉर्म 16 से यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी सैलरी के एग्जेम्पशंस अगर आपके फॉर्म 16 में दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं है आपके फॉर्म 16 में तो इसको सिंपली कंटिन्यू कर देंगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से आपकी इनकम की डिटेल्स स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर सैलरी के लिए आप यहाँ पर कुछ भी अमाउंट पुट अप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एडिट पर क्लिक करना है और सैलरी का अमाउंट दे देना है। यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फॉर्म 16 से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सैलरी के बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम दिखानी है तो वो आप इस हेड में डाल सकते हैं। साथ ही अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और EMI का पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन यहाँ पर आपको मिलता है। और इंटरेस्ट पोर्शन आपको कैसे पता चलता है? तो इसके लिए बैंक आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल भर में आपकी कितनी EMI थी, उस पर कितना इंटरेस्ट था और कितना प्रिंसिपल पोर्शन था। तो जो भी इंटरेस्ट पोर्शन होता है उसका हम डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में क्लेम कर लेते हैं और जितना भी प्रिंसिपल पोर्शन है उसका डिडक्शन हम सेक्शन 80C में क्लेम करते हैं। तो अगर आपको होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन चाहिए है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पर चूज करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पर आपको कॉलम मिल जाता है। यहाँ आप होम लोन का डिडक्शन दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि इंटरेस्ट पोर्शन हमारा 1,50,000 का है
इसे ऐड कर देंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 1,50,000। अगर आपको कोई रेंटल वैल्यू भी मिल रही है तो आप वो भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आप लेट आउट को चूज़ करेंगे और ग्रॉस रेंट शो कर देंगे। इसके बाद हमारा मेन पोर्शन आता है यहाँ पर, जो कि है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर आपको किस तरह से अपनी इनकम दिखानी है, तो सिंपली आपको यहाँ ऐड डिटेल्स पर पहले क्लिक करना है। अब यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शंस आते हैं। बिजनेस दिखा सकते हैं, अगर प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशन चूज़ करेंगे, और अगर आप कोई ट्रांसपोर्टर हैं तो आप गुड्स कैरेज चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बिजनेस दिखा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर देना है। जो भी आप जिस भी नाम से अपना बिजनेस आप कैरी ऑन करते हैं वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज दी गई हैं, आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। जैसे कि माइनिंग है, होलसेलिंग है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर है। और अगर यहाँ से आपको कुछ भी सूटेबल नहीं लग रहा है तो आपको सिंपली लास्ट में आकर अदर सर्विसेज पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, थोड़ा एक लाइन में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। इसके बाद इसे ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स। अब यहाँ पर ए और बी 2 ऑप्शंस हैं। पहला है कि आपको चेक से, ड्राफ्ट से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है, जो भी आपकी सेल प्रोसीड्स हैं, वो वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है। और बी पॉइंट में है कैश रिसिट्स। अगर आपको कैश में कुछ पैसा रिसीव होता है तो वो कैश रिसिट्स आपको यहाँ बी पॉइंट में देनी है। तो मान लेते हैं कि ऑनलाइन मोड से जो हमें रिसीव हो रहा है वो है 10 लाख रुपए, और जो हमें कैश में रिसीव हो रहा है वो है 2 लाख रुपए। अब आता है यहाँ पर प्रॉफिट का पोर्शन, जो कि हमें प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपने प्रॉफिट्स को डिक्लेयर करना है। तो जो भी हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए जो दिखाई हैं, जो कि हमें ऑनलाइन मोड से रिसीव हो रहा है, उसका कम से कम हमें 6% यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना होगा। तो हम यहाँ पर 6% से ऊपर कितना भी दिखा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। 20%, 25%, 40%, 30%, कितना भी आप यहाँ पर 6% के ऊपर दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 20% का प्रॉफिट दिखा देते हैं, 2 लाख रुपए। और इसके बाद जो हमने सेकंड में लिया है, जो हमारी कैश रिसिट्स हैं 2 लाख रुपए की, इसका कम से कम हमें 8% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। 8% के ऊपर हम कितना भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 10% प्रॉफिट दिखा देते हैं। 20,000 यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट कि हमने 2,20,000 रुपये यहाँ पर एज अ प्रॉफिट अपना डिक्लेयर कर दिया है। और हमारा टर्नओवर कितना है, वो है 12 लाख रुपए का। इसे हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में यहाँ पर प्रिजम्पटिव बेसिस पर हमारा प्रॉफिट आ गया है 2,20,000 रुपये का। इसी तरह से अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप किस तरह से अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, यहाँ एडिट पे हम जाते हैं, क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमें प्रोफेशन को चूज़ करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोफेशन का नाम देंगे, किस नाम से हमारा प्रोफेशन है। इसके बाद यहाँ से हमें बिजनेस कोड को सेलेक्ट करना है। बीपीओ सर्विसेज हैं या मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑफिस है, टैक्स कंसल्टेंसी है, लीगल प्रोफेशन है, अकाउंटिंग है, टैक्सेशन फर्म है, जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इनमें से आपको कोई भी सूटेबल नहीं लग रहा है तो आप सिंपली लास्ट में जाके अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन में डिस्क्रिप्शन दे देना है कि हम क्या प्रोफेशन करते हैं। इसके बाद इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आता है ग्रॉस रिसिट्स का कॉलम। तो यहाँ पर जो भी हमें पैसा रिसीव हो रहा है, वेदर हमें कैश में रिसीव हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव हो रहा है, वो सारा टोटल हमें यहाँ पे ग्रॉस रिसिट्स डिक्लेयर करनी है। तो मान लेते हैं कि हमें 15 लाख की यहाँ पे ग्रॉस रिसिट्स रिसीव हुई पूरे साल भर में। यहाँ पर प्रिजम्पटिव बेसिस पर हमें कम से कम 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। 50%, एग्जैक्ट 50% भी आप डिक्लेयर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% के ऊपर आप कितना भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 8 लाख रुपए का अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं और इसी पर हमें टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 8 लाख रुपए पर आपको टैक्स लग जाएगा, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80C है, 80D है, उनमें आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और अपने इस प्रॉफिट को कम कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई भी टैक्स ना देना पड़े। सिंपली सेव कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर प्रोफेशन के हेड में 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारा बुक हो गया। तो इस तरह से हम अपना ये बिजनेस और प्रोफेशन का कॉलम फिल करते हैं। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, FD का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, इनकम टैक्स रिफंड पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो दिखा सकते हैं।
इसके बाद अगर आप कोई अदर इनकम दिखाना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी इनकम या अदर प्रोफेशनल इनकम आपको रिसीव हो रही है, तो वो भी आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। नीचे कंफर्म कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई है। इसके बाद आता है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, इसे हमें कंफर्म करना होगा। अब यहाँ पर हमसे एक छोटी सी बैलेंस शीट मांगी जाती है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सिंपली एक रजिस्टर मेंटेन करके रखें और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करके रखें तो वो भी यहाँ पर परफेक्टली फाइन होंगी। तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिटेल्स हमसे मांगी जाती हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशंस हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशंस आपके पास नहीं है, आप कोई भी अकाउंट्स मेंटेन करके नहीं रखते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह से रेड कलर का निशान लगा हुआ है वो फील्ड्स मैंडेटरी हैं, वहाँ पर आप थोड़ा बहुत अमाउंट डाल दीजिए। और अगर अमाउंट नहीं है तो आप ज़ीरो डाल सकते हैं, लेकिन इन फील्ड्स को आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वरना आपका ITR फाइल नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आपसे पूछे गए हैं, अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि आपके कितने लेनदार हैं या देनदार हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है आप सिंपली यहाँ पे ज़ीरो पुट कर सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद इन्होंने पूछा है इन्वेंट्री का हिसाब किताब। इन्वेंट्री का अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए कि कितने अमाउंट की इन्वेंट्री आपके पास एज ऑन 31 मार्च बची है। नहीं है रिकॉर्ड तो यहाँ पर सिंपली ज़ीरो पुट कर सकते हैं। इसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, कितने आपके देनदार हैं। अमाउंट नहीं है आपके पास तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दीजिए। इसके बाद कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड का आपके पास कैश इन हैंड का रिकॉर्ड सबके पास रहता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं कि आपके पास एज ऑन 31 मार्च कितना कैश इन हैंड था। फिर है बैलेंस विद बैंक। ये भी हम लोगों को पता होता है बैलेंस विद बैंक हमें अपनी पासबुक से मिल जाता है या फिर बैंक स्टेटमेंट से मिल जाता है। तो बैलेंस विद बैंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं एज ऑन 31 मार्च 2023 आपका कितना बैंक बैलेंस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद बाकी की जो सारी फील्ड्स हैं उनमें कहीं पर भी रेड कलर का ये निशान नहीं है, उसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सिंपली ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे GST की डिटेल्स भी पूछी जाती हैं। यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो अगर आपने GST नंबर लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर GST नंबर देना होगा। साथ ही एज़ पर GST रिटर्न आपने जो भी अपना सेल टर्नओवर दिखाया है वो टर्नओवर भी आपको यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी टर्नओवर आप एज़ पर GST रिटर्न दिखा रहे हैं वो आपके उस टर्नओवर के साथ मैच करना चाहिए जो अभी अभी हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में दिखाया है। जैसे कि 12 लाख रुपए हमने दिखाए थे एज अ टर्नओवर, तो यहाँ पर भी आपके 12 लाख ही होने चाहिए एज पर GST रिटर्न, या फिर आप GST रिटर्न से ही अपने टर्नओवर को दिखा सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में। अगर इन दोनों टर्नओवर में मिसमैच हो गया तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा, साथ ही आपको GST डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। और अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने टर्नओवर दिखाया है इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में वो टर्नओवर आपका GST लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में इतना टर्नओवर दिखा दिया जिसके लिए GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है, तब भी आपको GST डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। GST की डिटेल्स हो गई, यहाँ पर बैलेंस शीट भी हमने फिल कर ली। इसके बाद आता है एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम। तो अगर आपकी कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है एक बार हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम है लेस देन ₹5,000, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड, स्कॉलरशिप, अलाउंस, अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट। ये हेड पूरा हो गया। इसके बाद कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब टोटल डिडक्शंस पर आते हैं। डिडक्शंस में आप यहाँ पर सेक्शन 80GG है जिसमें कि आप रेंट का क्लेम कर सकते हैं अगर आप हाउस रेंट पे करते हैं। इसके बाद सेक्शन 80C है जिसमें कि आप LIC प्रीमियम, PPF में इन्वेस्टमेंट किया है, 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है, NSC ली हुई है, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर बच्चों की स्कूल फीस है, या फिर आपने ELSS म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, उसका डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 80D आता है जहाँ पर कि आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है
जिसके लिए कि आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, उसका डिडक्शन भी आप सेक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D पर हमने कंप्लीट वीडियो एक अपलोड किया हुआ है, जिसमें कि हमने काफ़ी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि सेक्शन 80D में कौन कौन सी चीज़ें क्लेम की जाती हैं। इसके बाद सेक्शन 80E आता है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसके इंटरेस्ट पोर्शन का आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर सेक्शन 80 TTA है। अगर आपने सेविंग बैंक का कोई भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो उसका डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है और मैक्सिमम ये डिडक्शन 10,000 रुपये तक हमें मिलता है। इसके बाद है एनी अदर डिडक्शन, यहाँ येस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिख जाती है कि कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ पर एडिशनल दिए गए हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर हमारे डिडक्शंस भी कंफर्म हो गए हैं। इसके बाद आता है टैक्स पेड का कॉलम, यहाँ पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड में है TDS ऑन सैलरी इनकम। अगर आपकी सैलरी इनकम आपने दिखाई है इनकम फ्रॉम सैलरी में, तो वहाँ पर अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके बाद है TDS ऑन इनकम अदर देन सैलरी। अगर सेक्शन 194J में या 194H में आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है तो उसका TDS यहाँ पर आप दिखा सकते हैं और उसका आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा अपने टैक्स के अमाउंट से। इसके बाद है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्सेस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। टैक्सेस का पेमेंट करने के बाद आपको जो रिसिट रिसीव होती है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और उसी में आपको मिलता है ये BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान, डेट ऑफ डिपॉजिट और जो भी आपने टैक्स पे किया है उसका अमाउंट। फील्ड्स को एंटर करने के बाद आपको सिंपली ऐड कर देना है, तो ये जो टैक्स का पेमेंट है ये आपका ऐड हो जाएगा। डिटेल्स को एंटर करने के बाद हम नीचे कंफर्म करेंगे तो टैक्स पेड का कॉलम भी कंफर्म हो गया है। अब आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपनी कंप्यूटेशन दिखाई दे जाती है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, आपने डिडक्शंस कितने क्लेम किए हैं और उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पर ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिक है, आपको कुछ भी कैलकुलेशंस खुद से नहीं करनी है। और इस पेज में आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना टैक्स यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो हमारा टैक्स है ये टैक्स पेबल में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं किए हैं, साथ ही हमने कोई भी यहाँ पर TDS भी नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी में हमारा ये अमाउंट आ गया है जो कि हमें पे करना है। अब हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ रुपीज़ दिस। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आपको पे नाउ पर क्लिक करके जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से रिटर्न समरी पर वापस जाना है। यहाँ पर आप टैक्स पेड के कॉलम में जाएंगे क्योंकि आपने टैक्स पे कर दिया है। यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे शो डिटेल्स पे क्लिक करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो रिसिप्ट डाउनलोड की है आपने, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ये आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है क्योंकि आप 31 मार्च एंड हो जाने के बाद इस टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। यहाँ पर आपको डिटेल्स को एंटर करना है और नीचे ऐड करना है, तो आपकी ये डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। जैसे ही आपका यहाँ पर 92,000 रुपीज़ का अमाउंट ऐड होगा, नीचे कन्फर्म करेंगे, वैसे ही जो ये यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी दिख रही है ये यहाँ पर 0 हो जाएगी क्योंकि हमने अपना टैक्स पे कर दिया है। अब हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और अपनी ITR को सबमिट करेंगे। ITR को सबमिट कर देने के बाद आपको उसे E-वेरीफाई करना है। E-वेरीफाई के लिए आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर सबसे अच्छा मेथड है कि आप आधार OTP से अपनी ITR को E-वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। आपने जब भी अपनी ITR को अपलोड किया है, अगर आप आज अपलोड कर रहे हैं तो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपनी ITR को E-वेरीफाई करना है। लेकिन अच्छा रहता है कि आप तुरंत के तुरंत अपनी ITR को E-वेरीफाई कर दें क्योंकि बाद में अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। E-वेरीफाई कर देने के बाद आपकी ITR सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपके पास डिपार्टमेंट से मैसेज आ जाता है कि जब भी आपकी ITR प्रोसेस होगी डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्मेशन भेज देता है।
तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो कि आपको किस तरह से ITR 4 को फाइल करना है अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या आप प्रोफेशनल हैं। आई होप कि यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।